नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट, जिसके कि हम प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बोध प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए, जो हमने यहाँ लिख रखे हैं। कीर्ति यानी यश, संगम मिलना, समागत दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का जो स्थान होता है उसे समागत कहा जाता है। प्रलय यानी सर्वनाश या बर्बादी, शंकु यानी शंकु के आकार में, वेधशाला यानी तारों और नक्षत्रों के अध्ययन के लिए बनी शोधशाला, धारणा यानी मत, प्रख्यात यानी प्रसिद्ध, हेय यानी घृणित या घृणा करने योग्य, जैसे कि नफरत, घृणित यानी नफरत करने योग्य, ठीक है। पद्धति ढंग, सूत्रबद्ध धागे में बंधा हुआ, अथवा संक्षेप में। आसन्न का मतलब होगा समीप या पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, यानी छोटे उत्तर आपको लिखने हैं। पहला है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है, पटना के पास कौन सा प्रख्यात विश्वविद्यालय था? पटना के पास नालंदा विश्वविद्यालय था, जो अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगला है, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ? तो उत्तर होगा, पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदियों का संगम हुआ है। वेधशाला किसे कहते हैं? उत्तर होगा, वेधशाला में तारामंडल और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है। यह एक प्रयोगशाला ही होती है जिसमें ज्योतिषी ग्रहण आदि के लगने और समाप्त होने के समय की भविष्यवाणी करते हैं। अगला है, भट्ट शब्द का क्या आशय है? भट्ट शब्द का आशय योद्धा होता है। आर्यभट्टीय पुस्तक में कौन कौन से 4 भाग हैं? आर्यभट्टीय पुस्तक के निम्नलिखित 4 भाग हैं: दशगीतिका, गणित, कालक्रिया और गोल। आर्यभट्टीय पुस्तक संस्कृत भाषा में रचित है और इसकी रचना पद्यात्मक है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी? उत्तर होगा, आर्यभट्टीय ताड़पत्र पोथियों की खोज महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1864 ईस्वी में की थी। यह मलयालम लिपि में लिखी हुई थी। ये न हो जाएगा। उन्होंने ही इनका विवरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिसमें कि हमें उत्तर विस्तार से देने हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी क्यों एकत्रित होते थे? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी एकत्रित होते थे, यानी इकट्ठा होते थे। यह आश्रम टीले पर था, वहाँ बड़ी चहल पहल थी। यह आश्रम भी कुछ भिन्न प्रकार का था, यानी अलग तरीके का था। टीले पर बसे इस आश्रम का लंबा चौड़ा आंगन था। उस आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी से निर्मित अनेक तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल आकार के थे, कुछ कटोरे जैसे, तथा कुछ वर्तुलाकार थे, तथा कुछ शंकु की तरह के थे। वास्तव में यह एक वेधशाला थी। इन यंत्रों के आसपास कितने ही ज्योतिषी बैठे हुए थे। वे सभी बहुत प्रसिद्ध थे। साथ ही वहाँ अनेक विद्यार्थी भी बैठे हुए थे। वे वहाँ इकट्ठे होकर हिसाब लगाकर भविष्यवाणी किया करते थे कि ग्रहण किस समय लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, तथा इस ग्रहण का समय क्या होगा। वे अपनी गणना के अनुसार की गई भविष्यवाणियों की सत्यता की परख करने के लिए वहाँ एकत्र हुआ करते थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया, यानी पृथ्वी अपनी जगह घूमती है, वो कथन आर्यभट्ट ने कैसे लोगों को समझाया था? तो उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट ने कभी भी आंखें मूंद कर पुरानी गलत धारणाओं को स्वीकार
नहीं किया। वे अपने विचारों को बिना झिझक और भय के प्रस्तुत कर दिया करते थे। उन्होंने ग्रहणों और आकाश की अन्य अनेक घटनाओं के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखे। उन्होंने लोगों को खुलकर बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, वह स्थिर नहीं है। आकाश का तारामंडल स्थिर है। आर्यभट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके साथ हम भी घूमते रहते हैं। इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जान पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है? आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में क्या विचार व्यक्त किए थे? उत्तर होगा, कुछ आचार्य और विद्यार्थी पाटलिपुत्र के आश्रम की वेदशाला में बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। उनमें से कुछ कह रहे थे कि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगल लेता है। हमें चाहिए कि इन ग्रंथों की बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, परंतु वहां उपस्थित विद्यार्थी मंडल में एक तरुण विद्यार्थी बैठा हुआ था। वह अपने साथी विद्यार्थियों को समझा रहा था कि पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और इसी तरह जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तथा वह सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। राहु नामक राक्षस सूर्य अथवा चंद्रमा को निगल जाता है, यह सब कपोल कल्पित धारणा है। हमें इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की क्या देन है? तो उत्तर होगा, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना। इस दार्शनिक स्थान मान अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 300-400 वर्ष पहले हो चुकी थी। आर्यभट्ट इस नई अंक पद्धति से परिचित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ की शुरू में वृंद अर्थात अरब तक की 10 गुणोत्तर संख्याएं देकर लिखा है कि इनमें प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना है। आर्यभट्ट ने हमारे देश में गणित ज्योतिष के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू की। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को बहुत बड़ी उपलब्धि कराई है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा क्यों कहा जाता है? आर्यभट्ट दक्षिणापथ में गोदावरी तट क्षेत्र में अश्मक जनपद में रहने वाले थे। बाद में ये अश्मकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। आर्यभट्ट बचपन से ही तेज बुद्धि थे। वे गणित और ज्योतिष के अध्ययन में गहरी रुचि लेते थे। वे इन दोनों विषयों गणित और ज्योतिष के अध्ययन के लिए अश्मक जनपद से पाटलिपुत्र पहुँचे। इन दोनों स्थानों के मध्य की दूरी हजारों मील थी। आर्यभट्ट आंख मूंद कर पुरानी गलत बातें नहीं मानते थे। वे सदा ही अपनी विचारधारा को बिना किसी डर के और बिना झिझक के प्रस्तुत कर देते थे। ग्रहण संबंधी बात ही नहीं, दूसरी भी आकाशीय घटनाओं के संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार रखते थे। वे एक साहसी ज्योतिषी वैज्ञानिक थे। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे थे। वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट ने हमारे देश में गणित और ज्योतिष के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू की। इसलिए आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाक्य के सामने कोष्ठक में दिए शब्दों से छांटकर कीजिए। पहला हमारे सामने है, पृथ्वी अपनी धुरी पर से की ओर घूमती है। तो हमारे सामने क्या है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तो कौन कौन से हमें लिखने हैं? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। अगला है, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? तो वो था आर्यभट्ट। ठीक है। अगला क्या है,
आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम था, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था? आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? भाषा अध्ययन। निम्नलिखित तालिका के अ भाग में कुछ शब्द दिए गए हैं, ब तालिका में उनके विलोम शब्द मनमाने क्रम से दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ हम उन्हें सही क्रम में लिखेंगे। जैसे स्वतंत्र है तो स्वतंत्र का क्या हो जाएगा विलोम? परतंत्र। फिर है अगला स्थिर, स्थिर का हो जाएगा अस्थिर। फिर है आकाश, आकाश का क्या होता है विलोम? पाताल। फिर है निर्भय, निर्भय का हो जाएगा भय। फिर अगला है अंधकार, अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। फिर अगला है अपराह्न, तो हो जाएगा पूर्वाह्न। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लीजिए, अलग अलग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं आपको समझा दूं कि उद्देश्य और विधेय होता क्या है। देखिए, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहेंगे और जो बात की जाए उसे विधेय कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारे सामने पहला वाक्य क्या है? आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, क्योंकि यहाँ आर्यभट्ट के बारे में बात की जा रही है और बाकी क्या बात हो रही है? महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। तो हमने यहाँ लिखा है आर्यभट्ट उद्देश्य और विधेय में महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। ये बहुत आसान है, परीक्षा में कैसा भी वाक्य आए आप आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय क्या होगा? जो बात की जाए। ठीक है, आर्यभट्ट दक्षिणापर्व में गोदावरी तट क्षेत्र के अश्मक जनपद में पैदा हुए थे। यहाँ भी आर्यभट्ट के बारे में बात की जा रही है, तो हमने आर्यभट्ट लिखा है। आर्यभट्ट के बारे में बात की गई है, उद्देश्य में हो गया, और दक्षिणापथ में गोदावरी तट क्षेत्र के अश्मक जनपद में पैदा हुए, यह विधेय हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से उन्होंने हो जाएगा उद्देश्य, और अपने विचार खुलकर व्यक्त किए हो जाएगा विधेय। फिर आर्यभट्टीय भारतीय गणित का पहला ग्रंथ है, तो आर्यभट्टीय यहाँ लिख दिया हमने उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य इसके बारे में बात की जा रही है, और विधेय भारतीय गणित ज्योतिष का पहला ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारे समक्ष? विशेष शब्द में वि उपसर्ग जुड़ा है, प्रख्यात शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार वि, प्र, अधि और अति उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो हमने यहाँ बना रखे हैं। वि से विज्ञान, विशिष्ट, विभूति, विशेष। प्र से प्रस्तुत, प्रमुख, प्रधान, प्रख्यात। अधि से अधिसंख्य, अधिपत्र, अधिक्रम। अति से अतिदाह, अतिदीन, अतिदोष। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर प्रत्येक के दो दो शब्द बनाइए, जो हमने यहाँ बना रखे हैं। जैसे ता है, ता का क्या बनाया? सुंदरता, कुरूपता, वीरता। आई से पढ़ाई, लिखाई, पुताई, मिठाई, मड़ाई, मिठाई। ठीक है, आवट से लिखावट, दिखावट, रंगावट। वाला, दूध वाला, धन वाला, फल वाला, मिठाई वाला। त्व, घनत्व, विद्वत्व, शीतत्व और ग्रीष्मत्व। ठीक है, आगे देखिए, आखिरी प्रश्न हमारे सामने है। इस पाठ के समानार्थी, विरोधार्थी और पुनरुक्त शब्द अलग अलग तालिका में लिखिए। समानार्थी जिनका अर्थ समान हो, विरोधार्थी जिनका अर्थ उल्टा हो, और पुनरुक्त जो एक जैसे हों। ठीक है, बार रिपीट होने वाले। समानार्थी बाग बगीचे और दान पुण्य। विरोधार्थी लंबे चौड़े, आचार्य विद्यार्थी और आकाश पाताल। पुनरुक्त दूर दूर, तरह तरह, कहाँ कहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा पाठ, इस पूरे पाठ का अभ्यास हल कर लिया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।